वेलकम बैक एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने प्रोटीन तक पूरा कंप्लीट करा था, जिसमें हमने प्रोटीन के सारे स्ट्रक्चर्स और सारी चीज़ें समझी थी कि कौन कौन से स्ट्रक्चर्स में वो एग्जिस्ट करता है। अब इसमें हमें स्टार्ट करना था एंजाइम से। लेट्स स्टार्ट। ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम आर प्रोटीन। जितने भी एंजाइम हैं ऑलमोस्ट लगभग सारे एंजाइम्स प्रोटीन्स होते हैं। दीज आर सम न्यूक्लिक एसिड्स दैट बिहेव लाइक एंजाइम। कुछ न्यूक्लिक एसिड्स भी होते हैं जो एंजाइम की तरह बिहेव करते हैं और उन्हें क्या कहा जाता है? राइबोजाइम्स कहा जाता है। वन कैन डिपिक्ट एन एंजाइम बाय अ लाइन डायग्राम। हम एंजाइम को एक लाइन डायग्राम के थ्रू भी बता सकते हैं। एन एंजाइम लाइक एनी प्रोटीन हैज़ अ प्राइमरी स्ट्रक्चर। एक एंजाइम प्रोटीन की तरह उसका प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है, मतलब अमीनो एसिड का सीक्वेंस ऑफ द प्रोटीन। एन एंजाइम लाइक एनी प्रोटीन हैज़ अ सेकेंडरी एंड अ टर्शरी स्ट्रक्चर। एंजाइम के पास भी जैसे प्रोटीन के सेकेंडरी और टर्शरी स्ट्रक्चर होते हैं, वैसे एंजाइम का भी सेकेंडरी और टर्शरी स्ट्रक्चर होता है। व्हेन यू लुक एट अ टर्शरी स्ट्रक्चर, जब हम टर्शरी स्ट्रक्चर की तरफ देखेंगे तो हम नोटिस करते हैं कि जो बैकबोन होती है प्रोटीन चेन फोल्ड्स की, और जो चेन क्रिस क्रॉस करती हैं वही सर्विसेज और पॉकेट्स। मतलब कहने का मतलब है लाइक जैसे एंजाइम ये शेप है, तो हम एंजाइम में बोलते हैं ये जो एक्टिव साइट है वो कैसे बनती है, पॉकेट्स कैसे बनते हैं। तो वहाँ पे जो प्रोटीन्स है वो आपस में क्रिस क्रॉस होते हैं और अलग अलग सर्विक्स बनाते हैं, उसी को पॉकेट और कहा जाता है। तो बेसिकली जो पॉकेट है वो किसने बनाई? जो बैकबोन बनी वो है प्रोटीन चेन्स की। तो बेसिकली जो पॉकेट्स और सर्विक्स होती हैं वो प्रोटीन्स की बनती हैं। वन सच पॉकेट इज़ द एक्टिव साइट। उसी में से एक जो सर्विक्स बनते हैं वो होती है एक्टिव साइट। एन एक्टिव साइट ऑफ एन एंजाइम इज़ अ सर्विस और द पॉकेट इनटू विच द सबस्ट्रेट फिट्स। तो एक्टिव साइट्स क्या है? वो पॉकेट है एंजाइम की जहाँ पे सबस्ट्रेट फिट होता है। दस एंजाइम्स थ्रू देयर एक्टिव साइट कैटेलाइज रिएक्शंस एट अ हाई रेट। जो एंजाइम्स होते हैं अपनी एक्टिव साइट पे जो है उसी के वजह से रिएक्शंस को कैटेलाइज कर पाते हैं। मतलब जो भी रिएक्शन होती है वो हाई रेट पे ड्यू टू एक्टिव साइट्स की वजह से हो पाती है। एंजाइम कैटलिस्ट डिफर फ्रॉम इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट इन मैनी वेज। जो एंजाइम वाले कैटलिस्ट हैं वो इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट से अलग तरीके से बहुत तरीक़ों से अलग हैं। लेकिन जो मेजर डिफरेंस आता है वो आता है यहाँ पे कि इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट एफिशिएंटली काम करते हैं हाई टेम्परेचर पे और हाई प्रेशर पे। वहीं पे जो एंजाइम है ये वाले एंजाइम डैमेज हो जाते हैं हाई टेम्परेचर पे, अगर 40 डिग्री सेल्सियस से अबव टेम्परेचर चला जाए। हाउएवर एंजाइम आइसोलेट फ्रॉम ऑर्गेनिज्म हु नॉर्मली लिव अंडर एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर, जैसे कि हॉट वेंट और सल्फर स्प्रिंग्स, स्टेबल होते हैं वो हाई टेम्परेचर पे भी। तो मेजर डिफरेंस यहाँ से PYQ में पूछा गया है कि इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक एंजाइम में क्या डिफरेंस होता है। तो इनऑर्गेनिक एंजाइम हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर पे एफिशिएंटली वर्क करते हैं, वहीं पे जो एंजाइम्स हैं ये डैमेज हो जाते हैं। लेकिन जिनको आइसोलेट किया गया है ऐसे ऑर्गेनिज्म से जो नॉर्मली अंडर एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर से लिए गए हैं, वो क्या होते हैं? वो स्टेबल रहते हैं और उनकी कैटेलिटिक पावर भी मेंटेन रहती है हाई टेम्परेचर्स पे, जैसे कि 80 to 90 डिग्री सेल्सियस तक। थर्मल स्टेबिलिटी एक इंपॉर्टेंट क्वालिटी है एंजाइम की जो आइसोलेट किए जाते हैं थर्मोफिलिक ऑर्गेनिज्म से। ये हम पढ़ते भी हैं जो 12th क्लास में चैप्टर पढ़ते हैं मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में, वहाँ पे, या फिर जेनेटिक इंजीनियरिंग ये सब कैसे की जाती है तो वहाँ पे पढ़ते हैं हम कि एक एंजाइम पढ़ते हैं थर्मल पॉलीमरेज करके, जो कहाँ से निकलता है और जो एक थर्मली स्टेबल ऑर्गेनिज्म होता है वहाँ से। अभी आगे जब हम पढ़ेंगे वहाँ पे ये आएगा इसके बारे में। नाउ मूविंग टूवर्ड्स केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं? हाउ डू वी अंडरस्टैंड दीज एंजाइम्स। हम इन एंजाइम को कैसे समझ सकते हैं? लेट अस अंडरस्टैंड अ केमिकल रिएक्शन। एक केमिकल रिएक्शन के थ्रू समझ सकते हैं। केमिकल कंपाउंड जैसे दो टाइप के चेंजेस में जाता है, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। तो फिजिकल चेंज में सिंपली क्या होता है? वहाँ पे चेंज आता है उसके शेप में बिना बॉन्ड को तोड़े हुए, तो ये फिजिकल प्रोसेस होता है। वहीं पे दूसरा फिजिकल प्रोसेस क्या है कि उसके स्टेट ऑफ मैटर में चेंज हो जाए, जिसके आइस मेल्ट हो जाए वाटर में, वाटर वेपर बन जाए। दीज आर ऑल्सो फिजिकल प्रोसेसेस। ये भी सब क्या है? फिजिकल प्रोसेसेस है। हाउएवर जब बॉन्ड ब्रेक होता है और नया बॉन्ड बनता है, ट्रांसफॉर्मेशन होती है, तो उसे कहा जाता है केमिकल रिएक्शन। ये बहुत सिंपल है, सबको ही पता है क्या केमिकल रिएक्शन और क्या चीज़ें बेसिक है, ये सब जानते हैं। ना मूविंग, ये एग्जाम्पल्स उन्होंने समझा रखा है। यहाँ पे ये रिएक्ट कर रहा है, यहाँ पे H2SO4 है, तो यहाँ से सल्फर ने इसको डिस्प्लेस कर दिया, इसको हटा दिया। इज़ एन इनऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन। सिमिलरली हाइड्रोलिसिस होता है जब स्टार्च का ग्लूकोज में, एक ऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन है। वो रेट ऑफ फिजिकल और केमिकल प्रोसेस को हम रिफ़र करते हैं कि कितना अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट बन रहा है पर यूनिट ऑफ टाइम। तो बेसिकली रेट ऑफ फिजिकल और केमिकल रिएक्शन क्या होता है कि किसी रिएक्शन से पर यूनिट टाइम में प्रोडक्ट कितना बन रहा है, दैट इज़ डेल्टा P बाई डेल्टा T। तो वो उसका रेट होता है। इट कैन बी एक्सप्रेस्ड है, जिसे ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। हम रेट को और क्या बोल सकते हैं? रेट को हम वेलोसिटी भी बोल सकते हैं।
इफ़ द डायरेक्शन इज स्पेसिफाइड, अगर उसका डायरेक्शन स्पेसिफाई हो। रेट ऑफ द फिजिकल एंड द केमिकल प्रोसेस आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द टेम्परेचर, जो रेट होता है फिजिकल और केमिकल प्रोसेस के, उस पर कौन इन्फ्लुएंस डालता है, टेम्परेचर और दूसरे फैक्टर्स भी। जो जनरल रूल थंब ये कहता है कि रेट डबल हो जाता है और डिक्रीज हो जाता है बाय हाफ फॉर एवरी 10 डिग्री सेल्सियस चेंज इन ईदर डायरेक्शन। मतलब कि अगर हाफ या अगर 10 डिग्री चेंज आ रहा है तो जो रेट होगा रिएक्शन का या तो डबल होगा या डिक्रीज हो जाएगा हाफ हर 10 डिग्री के चेंज पे। तो ये एक रूल है, जनरल रूल, कि रेट डबल होता है या फिर डिक्रीज होता है हाफ के थ्रू जैसे ही 10 डिग्री का चेंज आता है जिस डायरेक्शन में वो जा रही है। कैटेलाइज रिएक्शन प्रोसीड एट द रेट वास्टली हायर देन दैट अमाउंट ऑफ अनकैटेलाइज वन, कि अब जो कैटेलाइज वाली रिएक्शंस होती हैं उनका रेट बहुत ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू अनकैटेलाइज वन। जब एंजाइम कैटेलाइज रिएक्शन ऑब्जर्व की जाती हैं तो रेट बहुत ज़्यादा हाई चला जाता है। जैसे कि एग्जांपल, अगर कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करता है कार्बोनिक एनहाइड्राइज के प्रेजेंस में, तो ये रिएक्शन बहुत जल्दी होती है। वही यहाँ चीज़ बताई गई है कैसे कि इन द एब्सेंस ऑफ एन एनी एंजाइम, जो कोई एंजाइम ही नहीं है इस रिएक्शन में तो बहुत स्लो है, 200 मॉलिक्यूल्स बनते हैं बीइंग फाउंड इन एन आवर, 1 आवर के अंदर। वहीं पे अगर हम एंजाइम यूज़ कर दें इसी में साइटोप्लाज्म में जो प्रेजेंट होता है दैट इज कार्बोनिक एनहाइड्रेस, तो रिएक्शन स्पीडली ड्रामेटिक टाइम्स बढ़ जाती है। और कितने, हर सेकंड में अप्रॉक्स हर सेकंड में इतने मॉलिक्यूल्स बनने लगते हैं, 600,000 मॉलिक्यूल्स बनने लगते हैं हर सेकंड में। ऊपर थे 200 मॉलिक्यूल्स जब नहीं था एंजाइम, और यहाँ पे जब आ गए तो कितने बन रहे हैं, अप्रॉक्स 600,000 के अप्रॉक्स मॉलिक्यूल बनते हैं हर सेकंड में। जो एंजाइम है वो एक्सीलरेट कर देता है रिएक्शन रेट को अबाउट द 10 मिलियन टाइम्स। कितने टाइम बढ़ा दिया उसने, 10 मिलियन टाइम्स इस रिएक्शन को बढ़ा दिया। ठीक है, तो यहाँ पहले बन रहे थे 200 मॉलिक्यूल जब एंजाइम नहीं था, जब एंजाइम आ गया तो 6 लाख मॉलिक्यूल्स बनने लग गए। तो कितने टाइम बढ़ गया, 10 मिलियन टाइम्स वो रिएक्शन बढ़ गई। जो पावर है एंजाइम की इनक्रेडिबल है यहाँ पे। देयर आर द थाउजेंड्स ऑफ टाइप्स ऑफ एंजाइम ईच कैटेलाइजिंग अ यूनिक केमिकल और मेटाबॉलिक रिएक्शन। थाउजेंड ऑफ टाइप के एंजाइम्स हैं जो कैटेलाइज करते हैं अलग केमिकल और मेटाबॉलिक रिएक्शन को। एक मल्टी स्टेप केमिकल रिएक्शन जब होती है, हर एक स्टेप पे वो होती है कैटेलाइज सेम एंजाइम के द्वारा और डिफरेंट एंजाइम्स के द्वारा। तो मल्टी स्टेप केमिकल रिएक्शन जब हर एक स्टेप पे कैटेलाइज होते हैं तो सेम एंजाइम कॉम्प्लेक्स आएगा या फिर डिफरेंट एंजाइम्स आएंगे, उसे कहते हैं मेटाबॉलिक पाथवे। जो यहाँ पे समझा रखा है कि जब ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बनता है तो वहाँ पे हर एक स्टेप पे डिफरेंट डिफरेंट एंजाइम यूज़ होते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल इज एक्चुअली अ मेटाबॉलिक पाथवे जहाँ पे ग्लूकोज क्या बनता है, पायरुविक एसिड बनता है, जो हम रेस्पिरेशन वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। थ्रो 10 डिफरेंट एंजाइम कैटेलाइज करते हैं इस मेटाबॉलिक रिएक्शन को। 10 स्टेप्स में ये रिएक्शन परफॉर्म होती है, हर स्टेप पे अलग एंजाइम आता है। When you study the respiration chapter 12 आप इसके बारे में पढ़ेंगे। At this stage you should know that this is very metabolic pathway with one or two additional reactions give rise to variety of metabolic end products। जैसे कि हमारे स्केलेटल मसल में अगर एनारोबिक कंडीशन है तो लैक्टिक एसिड बन जाता है, नॉर्मल एरोबिक कंडीशन होती है तो पायरुविक एसिड बनता है। तो ये बेसिकली जो वैरायटी ऑफ एंड प्रोडक्ट्स आते हैं ये अलग अलग आते हैं कि पाथवे किस कंडीशन में चल रहा है। तो स्केलेटल मसल में एनारोबिक कंडीशन होती है तो लैक्टिक एसिड बन जाए, नॉर्मल एरोबिक कंडीशन चले तो पायरुविक एसिड बनता है। ईस्ट में वहीं पे अगर फर्मेंटेशन होती है, ड्यूरिंग फर्मेंटेशन सेम पाथवे होता है, वहाँ पे इथेनॉल का प्रोडक्शन हो जाता है, दैट इज एल्कोहल। हैंस इन डिफरेंट कंडीशन डिफरेंट प्रोडक्ट्स आर पॉसिबल। इसलिए ये रिएक्शन एक थी लेकिन कंडीशंस अलग थी तो वहाँ पे डिफरेंट प्रोडक्ट्स पॉसिबल है। नाउ हाउ डू एंजाइम ब्रिंग अबाउट सच हाई रेट केमिकल कन्वर्जन्स, कैसे एंजाइम कैसे लाते हैं इतने हाई रेट केमिकल कन्वर्जन्स को। टू अंडरस्टैंड वी शुड स्टडी एंजाइम अ लिटिल मोर, ये समझने के लिए हमें एंजाइम को थोड़ा और पढ़ना पड़ेगा। वी हैव ऑलरेडी अंडरस्टूड द आइडिया ऑफ एन एक्टिव साइट, हम समझ चुके हैं कि एक्टिव साइट क्या होती है। जो केमिकल और मेटाबॉलिक कन्वर्जन है रिएक्शन का, केमिकल विच इज़ कन्वर्टेड इनटू अ प्रोडक्ट इज कॉल्ड अ सबस्ट्रेट। जो केमिकल आगे जाके प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने जा रहा है उसे कहते हैं हम सबस्ट्रेट। ठीक है, हेंस एंजाइम दैट इज प्रोटीन्स, कौन से एंजाइम, प्रोटीन्स विथ 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर्स इंक्लूडिंग एन एक्टिव साइट। एंड जो एंजाइम है दैट इज प्रोटीन, उस पर 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर्स होते हैं इंक्लूडिंग एन एक्टिव साइट। ठीक है, कन्वर्ट करते हैं वो सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में, सिम्बॉलिकली इसको डिपिक्ट किया जाता है सबस्ट्रेट टू प्रोडक्ट। इट इज़ नाउ अंडरस्टूड दैट, अब इसे ऐसे समझा गया है कि जो सबस्ट्रेट एस है हैज़ टू बाइंड द एंजाइम एट इट्स एक्टिव साइट। इट इज़ नाउ अंडरस्टूड दैट जो सबस्ट्रेट एस है वो बाइंड करेगा एंजाइम की एक्टिव साइट पे विद इन अ गिवन क्लेफ्ट और पॉकेट। तो मतलब मान लो ये तुम्हारा एंजाइम है और ये इसकी एक्टिव साइट है, तो यहाँ पे आके ये बाइंड करने वाला है हमारा सबस्ट्रेट। ठीक है, द सबस्ट्रेट हैज़ टू डिफ्यूज टूवर्ड्स द एक्टिव साइट, वो एक्टिव साइट की तरफ जाता है, डिफ्यूज़ होता है
देयर इज द ऑब्लिगेटरी फॉर्मेशन एंड ई एस कॉम्प्लेक्स, तो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन जाता है। ई स्टैंड फॉर द एंजाइम और एस यहाँ पे सबस्ट्रेट है। दिस कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन कैसे होती है? ट्रांजिएंट फिनोमेना है, मतलब टेम्परेरी फिनोमेना है। ड्यूरिंग द स्टेट वेयर द सबस्ट्रेट इज बाउंड टू द एंजाइम एक्टिव साइट, ड्यूरिंग द स्टेट जब इस स्टेट टाइम पे जब सबस्ट्रेट बाउंड करता है एंजाइम पे एक्टिव साइट पे, तो एक नया स्ट्रक्चर बनता है जिसे कहा जाता है ट्रांजिशन स्टेट स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं इसको हम? ट्रांजिशन स्टेट। तो इस स्ट्रक्चर को कहा जाएगा ट्रांजिशन स्टेट स्ट्रक्चर, क्योंकि ये बीच में बन रहा है, दैट इज ट्रांजिशन स्टेट स्ट्रक्चर। क्योंकि अब ट्रांजिशन होने वाली है, तो ट्रांजिशन चेंज आने से पहले जो स्ट्रक्चर बन रहा है दैट इज ट्रांजिशन स्टेट स्ट्रक्चर इज फॉर्म। वेरी सून, जैसे ही जो एक्सपेक्टेड बॉन्ड की ब्रेकिंग है और जो भी फॉर्मेशन होना है ये कंप्लीट होगा, तो प्रोडक्ट वहाँ से रिलीज हो जाएगा एक्टिव साइट से, और दूसरे वर्ड में कहा जाए तो जो स्ट्रक्चर है सबस्ट्रेट का वो ट्रांसफॉर्म हो जाएगा प्रोडक्ट में। द पाथवे ऑफ दिस ट्रांसफॉर्मेशन मस्ट गो थ्रू द सो कॉल्ड ट्रांजिशन स्टेट स्ट्रक्चर। वही अभी मैंने बताया, तो ये जो स्टेट आती है वो ट्रांजिशन स्टेट के होते हुए थ्रू जाती है। देयर कुड बी मैनी मोर ऑल्टर्ड स्ट्रक्चर स्टेट्स, बहुत सारी और ऑल्टर स्टेट स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं जब तक स्टेबल सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट के बीच में। इम्प्लाइड इन दिस स्टेटमेंट इज द फैक्ट दैट जितनी भी अदर इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर स्टेट्स होती हैं वो अनस्टेबल होती हैं। स्टेबिलिटी समथिंग रिलेटेड टू एनर्जी, स्टेबिलिटी कुछ वो चीज़ है या ऐसी चीज़ है जो एनर्जी के स्टेटस से रिलेट करती है कि मॉलिक्यूल या स्ट्रक्चर की एनर्जी लेवल कितना है। हेंस वी लुक एट दिस पिक्टोरियली थ्रू द ग्राफ, इट लुक्स लाइक समथिंग एज एन फिगर। तो इस फिगर में बेसिकली यह समझाया गया है कि एक्टिवेशन एनर्जी का कॉन्सेप्ट क्या होता है। तो यहाँ पे ये पोटेंशियल एनर्जी दी गई है, यहाँ प्रोडक्ट दिया गया है, तो ये सबस्ट्रेट है। एक्टिवेशन एनर्जी विद द एंजाइम, एंजाइम के साथ ये एक्टिवेशन एनर्जी बहुत कम है, मतलब सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में बनाने के लिए यहाँ पे कम एनर्जी लगने वाली, लेकिन जब एंजाइम नहीं है वही अमाउंट बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया। और ये कौन सी स्टेट है? ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट जब वो फाइनल प्रोडक्ट में जाने से पहले जो स्टेट फॉर्म होती है दैट इज ट्रांजिशन स्टेट। तो स्टेबिलिटी डिपेंड करती है एनर्जी पे, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। और ये ग्राफ से क्वेश्चन पूछा जाता है, आइडेंटिफाई कि कौन सा जो यहाँ पे पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है विद एंजाइम और विदाउट एंजाइम है। तो जो वाई एक्सिस है क्या रिप्रेजेंट कर रही है? पोटेंशियल एनर्जी के कंटेंट को। एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट करता है प्रोग्रेशन ऑफ द स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन और द स्टेट्स थ्रू द ट्रांजिशन स्टेट। यू वुड नोटिस टू थिंग्स कि यहाँ पे दो चीज़ करोगे, जो एनर्जी लेवल डिफरेंस है बिटवीन एस एंड पी। अगर पी लोअर लेवल पे है देन एस, तो जो रिएक्शन है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। मतलब अगर प्रोडक्ट लोअर लेवल पे है एज कम्पेयर टू सबस्ट्रेट, तो कैसी है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन, मतलब वहाँ पे एनर्जी बाहर रिलीज हो रही है, हीट रिलीज हो रही है। वन नीड नॉट टू सप्लाई एनर्जी, हमें एनर्जी सप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है प्रोडक्ट बनाने के लिए। हाउएवर जब एक्सोथर्मिक या फिर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन या फिर एंडोथर्मिक और एनर्जी रिक्वायरिंग रिएक्शन होती है, तो सबस्ट्रेट हैज़ गो थ्रू मच हायर एनर्जी स्टेट और द ट्रांजिशन स्टेट। तब सबस्ट्रेट को ज़्यादा ट्रांजिशन स्टेट वाली या फिर हाई एनर्जी स्टेट से जाना पड़ता है, क्योंकि उस स्टेट में लाने के लिए उसको एनर्जी वहाँ पे देनी पड़ेगी। द डिफरेंस इन एवरेज एनर्जी कंटेंट ऑफ एस फ्रॉम दैट ऑफ दिस ट्रांजिशन स्टेट इज कॉल्ड द एक्टिवेशन एनर्जी। और यही जो डिफरेंस है एवरेज एनर्जी का कंटेंट सबस्ट्रेट से उस ट्रांजिशन स्टेट में जाने के लिए, उसे कहा जाता है एक्टिवेशन एनर्जी। एंजाइम इवेंचुअली ब्रिंग डाउन दिस एनर्जी बैरियर मेकिंग द ट्रांजिशन एस टू बी मोर ईजी। तो एंजाइम बेसिकली क्या करता है? इस बैरियर को कम कर देता है, उसका अमाउंट घटा देते हैं, डिक्रीज कर देते हैं, ताकि सबस्ट्रेट टू प्रोडक्ट ईजिली बन जाए। अब जो नेचर है एंजाइम एक्शंस का, जो एंजाइम्स है वो काम कैसे करते हैं? ईच एंजाइम ई हैज़ अ सबस्ट्रेट, ठीक है। हर एक एंजाइम का सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट होगी वहाँ पे उसके मॉलिक्यूल में, ताकि वो हाईली रिएक्टिव एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है, ठीक है। दिस कॉम्प्लेक्स इज शॉर्ट लिव्ड, कॉम्प्लेक्स शॉर्ट लिव्ड होता है और डिसोशिएट हो जाता है प्रोडक्ट में, क्योंकि वो ट्रांजिशन स्टेट वही ट्रांजिशन स्टेट, और जो अनचेंज एंजाइम है वो इंटरमीडिएट फॉर्मेशन ऑफ द एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स। एंजाइम शॉर्ट लिव्ड है, फिर वहाँ से प्रोडक्ट निकल जाएगा, और जो अनचेंज एंजाइम है वो विद एन इंटरमीडिएट फॉर्मेशन ऑफ द एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स, तो वापस से जब वो निकलेगा तो वापस से एंजाइम और प्रोडक्ट हमें यहाँ पे मिल जाएंगे। तो फॉर्मेशन ये इस कॉम्प्लेक्स की ज़रूरी है, इस कॉम्प्लेक्स का बढ़ना। एंजाइम है, एंजाइम सबस्ट्रेट के साइड बाइंड करेगा, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनेगा, उसके बाद प्रोडक्ट बन जाएगा, और यहाँ पे आएगी एंजाइम प्रोडक्ट वाली स्टेट, फिर वहाँ से एंजाइम रिलीज हो जाएगा और प्रोडक्ट अलग निकल जाएगा। वही बताइए कि अनचेंज एंजाइम, इसमें इंटरमीडिएट फॉर्मेशन होता है एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स का, दैट इज ईपी। तो यही नहीं, अगर क्वेश्चन पूछते हैं कि सिर्फ एंजाइम और सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स ही बनता है, एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स नहीं बनता, भाई बनता है। एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स भी बनेगा, फिर उसके बाद एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बनेगा, और फिर बाद में एंजाइम अलग हो जाएगा, प्रोडक्ट अलग हो जाएगा। द कैटालिटिक साइकिल ऑफ एंजाइम एक्शन कैन बी डिस्क्राइब इन द फॉलोइंग स्टेप। इन स्टेप्स में समझाई गई। फर्स्ट है द सबस्ट्रेट बाइंड टू द एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम फिटिंग इनटू एक्टिव साइट। सबसे पहले क्या होगा? सबस्ट्रेट जाके बाइंड करेगा एक्टिव साइट में एंजाइम की, और एक्टिव साइट में बाइंड कर जाएगा। जो बाइंडिंग होगी सबस्ट्रेट की, फिर उसमें कुछ चेंजेस आएंगे एंजाइम की शेप में, और वो और टाइटली अच्छे से
क्या हो जाएगा, सबस्ट्रेट के साथ बाइंड हो जाएगा। जो एक्टिव साइट है एंजाइम की वो क्लोज प्रॉक्सिमिटी में आएगी सबस्ट्रेट के साथ और ब्रेक कर देगी केमिकल बॉन्ड को सबस्ट्रेट को, और न्यू एंजाइम प्रोडक्ट बन जाएगा। तो ये पूरी फॉर्मेशन ऐसे चलती है। फिर एंजाइम रिलीज होगा प्रोडक्ट से, रिएक्शन से, और फ्री एंजाइम फिर से दोबारा रेडी हो जाएगा कि दूसरे मॉलिक्यूल्स के साथ, दूसरे सबस्ट्रेट के साथ बाइंड कर जाए और इस रिएक्शन को वापस से दोबारा स्टार्ट करे। सॉरी। फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी, कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं एंजाइम की एक्टिविटी को। अभी हमने पीछे पढ़ा था कि वहाँ पे टेम्परेचर था और दूसरी चीज़ें भी थी जो अफेक्ट कर रही थी। तो जो एक्टिविटी है एंजाइम की वो अफेक्ट होती है चेंज इन द कंडीशन, क्योंकि हमने देखा था कि रिएक्शन एक थी, कंडीशन डिफर होने पे प्रोडक्ट अलग बन रहा था, वो आगे भी देखा। तो ये ऐसे ही यहाँ कह रहे हैं जो एक्टिविटी है एंजाइम की वो अफेक्ट होती है जब कंडीशन चेंज होती है, विच कैन ऑल्टर द टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन, जो प्रोटीन का टर्शियरी स्ट्रक्चर भी ऑल्टर कर दे। इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, तो बेसिकली टेम्परेचर, पीएच, चेंज इन सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन और बाइंडिंग ऑफ स्पेसिफिक केमिकल दैट रेगुलेट इट्स एक्टिविटी। तो ये सारी चीज़ें हैं जो एंजाइम की एक्टिविटी पे इफेक्ट डालती हैं। टेम्परेचर हुआ, पीएच हुआ, सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन में चेंज, या फिर जो स्पेसिफिक केमिकल बाइंड करते हैं। अब हम बात करने जा रहे हैं पहले टेम्परेचर और पीएच के बारे में। तो जो टेम्परेचर और पीएच है क्या है, एंजाइम जनरली फंक्शन करते हैं नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर में और पीएच में। ईच एंजाइम एक हाईएस्ट एक्टिविटी दिखाता है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे और पीएच पे, जिसे कहते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर एंड ऑप्टिमम पीएच। एक्टिविटी डिक्लाइन करती है दोनों की, अबव जाने पे और बिलो जाने पे। तो लो टेम्परेचर प्रिजर्व करता है एंजाइम को टेम्परली इनएक्टिव स्टेट में, वहीं पे हाई टेम्परेचर डिस्ट्रॉय कर देता है एंजाइम की एक्टिविटी को, क्योंकि जो प्रोटीन है वो डीनेचर हो जाते हैं थ्रू हीट। तो बेसिकली क्योंकि हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि सारे एंजाइम्स क्या है, ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन। फिर आए हम कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन का क्या असर पड़ता है। जैसे जैसे सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी तो वेलोसिटी ऑफ द एंजाइमेटिक रिएक्शन राइजेस एट फर्स्ट। वेलोसिटी मतलब उसका रेट। अब वेलोसिटी क्यों कहा गया, क्योंकि यहाँ पे इसकी डायरेक्शन को स्पेसिफाई कर दिया गया है। तो रिएक्शन जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज करेगी फर्स्ट, फिर जो रिएक्शन है अल्टीमेटली मैक्सिमम वेलोसिटी पर जाएगा वी मैक्स, जो कि एक्सीड नहीं करेगी फर्दर, अब चाहे तुम कितनी भी कंसंट्रेशन बढ़ा लो सबस्ट्रेट की। क्यों ऐसा, क्योंकि जो एंजाइम मॉलिक्यूल है वो तो फीवर ही है ना सबस्ट्रेट से। अब भाई तुम बढ़ाए जा रहे हो सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन, तो एक लिमिट तक ही तो रिएक्शन का रेट बढ़ने वाला है, जब तक एंजाइम है उतने उनकी उन सबस्ट्रेट को ले लें। अब सारे एंजाइम ऑक्यूपाई हो गए, जितने एंजाइम थे सब पे सबस्ट्रेट है, अब तुम कितना ही सबस्ट्रेट बढ़ाते जाओ तो रिएक्शन पे कोई असर आएगा ही नहीं। दिस इज बिकॉज जो एंजाइम मॉलिक्यूल है वो फीवर है देन द सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल, और जो आफ्टर सेचुरेशन दीज मॉलिक्यूल्स आर नो फ्री एंजाइम मॉलिक्यूल टू बाइंड विद द एडिशनल सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स। वही इन्होंने यहाँ पे समझाया जो भी मैंने बोला। द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम इज ऑल्सो सेंसिटिव टू द प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक केमिकल्स। जो एक्टिविटी होती है एंजाइम की वो प्रेजेंस ऑफ सच केमिकल्स के लिए भी स्पेसिफिक होती है। जो बाइंडिंग होती है केमिकल की वो शट ऑफ कर देती है एंजाइम की एक्टिविटी को, तो उसे कहते हैं इनिबिशन, और उस केमिकल को कहेंगे इनिबिटर। मान लो ये एंजाइम था, यहाँ पे ये इसकी साइट थी, यहाँ पे आके कोई केमिकल बाइंड कर गया, अब इसने क्या कर दिया, इसको ऑक्यूपाई कर दिया, तो अब जैसे काम करना था उसको इसने इनिबिट कर दिया। तो ऐसे ही रिएक्शन जो केमिकल आके बाइंड कर रहे हैं उस प्रोसेस को कहेंगे इनिबिशन, और जो केमिकल करता है वो होता है इनिबिटर। व्हेन द इनिबिटर क्लोजली रिजेंबल द सबस्ट्रेट, और कब होता है, जब वो सबस्ट्रेट को क्लोजली रिजेंबल करे उसके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में और इनिबिट कर दे एक्टिविटी ऑफ एंजाइम को, उसे कहते हैं हम कॉम्पिटिटिव इनिबिटर। एक कॉम्पिटिट करा ना उसने कि भाई वहाँ पे सबस्ट्रेट को बाइंड होना था, उसे हटा के खुद आके बाइंड कर दिया, कॉम्पिटिशन कर दिया, दैट इज कॉम्पिटिटिव इनिबिटर। ड्यू टू इट्स क्लोज स्ट्रक्चर सिमिलैरिटी, जो क्लोज स्ट्रक्चर सिमिलैरिटी होती है सबस्ट्रेट के साथ, इनिबिटर कंपीट करता है सबस्ट्रेट के साथ, सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट ऑफ द एंजाइम के लिए। कॉन्सिक्वेंटली सबस्ट्रेट बाइंड नहीं करता, एज अ रिजल्ट जो एंजाइम एक्शन है वो डिक्लाइन हो जाता है और इनिबिशन हो जाता है, जिसका एग्जांपल है सक्सिनिक डीहाइड्रोजनेज। यहाँ से PYQ पूछा गया है कि सक्सिनिक डीहाइड्रोजनेज किसका एग्जांपल है, दैट इज कॉम्पिटिटिव इनिबिशन का। तो सक्सेसिव इनिबिशन हो जाता है सक्सिनिक डीहाइड्रोजनेज का, किसके द्वारा, मेलोनेट के द्वारा। तो मेलोनेट यहाँ पे क्या है, इनिबिटर है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन इनिबिटर है, क्योंकि इनिबिशन सक्सिनिक डीहाइड्रोजनेज का हो रहा है मेलोनेट के द्वारा, क्योंकि वो क्लोजली रिजेंबल करता है सक्सिनेट के स्ट्रक्चर में। Such competitive inhibitor are used in the control of the bacterial pathogens. तो ऐसे कॉम्पिटिटिव इनिबिटर्स का कहाँ यूज़ किया जाता है, बैक्टीरियल पैथोजन को कंट्रोल करने के लिए। नाउ द क्लासिफिकेशन एंड द नॉमेनक्लेचर ऑफ द एंजाइम। तो क्लासिफिकेशन और नॉमेनक्लेचर कैसे किया जाता है एंजाइम्स का। थाउजेंड ऑफ एंजाइम हैव बीन डिस्कवर्ड, आइसोलेटेड एंड स्टडीड। थाउजेंड ऑफ एंजाइम को हम आइसोलेट कर चुके हैं, डिस्कवर कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। मोस्ट ऑफ दीज एंजाइम को क्लासीफाई किया जाता है डिफरेंट ग्रुप्स में, और बेसिस क्या है इसका,
कि टाइप ऑफ रिएक्शन क्या करने वाले हैं, इस बेसिस पे उनको क्लासीफाई किया जाता है। पूछा जाता है कि एंजाइम की जो क्लासिफिकेशन है किस बेसिस पे गई है, इस बेसिस पे की गई है कि वो जो टाइप ऑफ रिएक्शन है किस टाइप ऑफ रिएक्शन को कैटेलाइज करेंगे। एंजाइम डिवाइडेड होते हैं 6 क्लासेस में, ईच विद इन 4 to 13 सब क्लासेस में, जिसे कहते हैं हम 4 डिजिट नंबर के अकॉर्डिंग। तो ऑक्सीडो रिडक्टेज या फिर डीहाइड्रोजनेज, ऑक्सीडो रिडक्टेज या डीहाइड्रोजनेज ऐसे एंजाइम जो क्या कराएं, ऑक्सीडो रिडक्शन करा दें सबस्ट्रेट्स के बीच में, 2 सबस्ट्रेट्स के बीच में, मतलब एक का ऑक्सीडेशन हो जाए और एक का रिडक्शन हो जाए, दैट इज ऑक्सीडो रिडक्टेज। तो 2 सबस्ट्रेट थे, एक को रिड्यूस हो गया, एक ऑक्सीडाइज हो गया, दैट इज ऑक्सीडो रिडक्टेज या फिर डीहाइड्रोजनेज। फिर आता है ट्रांसफरेज, ऐसे एंजाइम जो ट्रांसफर करें एक ग्रुप को हाइड्रोजन को छोड़ के, लेकिन उसमें कंडीशन क्या है, ट्रांसफरेज में हाइड्रोजन को छोड़ के वो किसी भी दूसरे ग्रुप को ट्रांसफर कर दें बिटवीन अ पेयर ऑफ सबस्ट्रेट्स के बीच में। तो जैसे लाइक यहाँ पे जी ग्रुप था, इसने ये 2 पेयर है यहाँ पे सबस्ट्रेट के, एस और एस डैश, इसको ट्रांसफर कर दिया, दैट इज सबस्ट्रेट। फिर आते हैं हाइड्रोलेसिस, हाइड्रोलेसिस जो क्या करते हैं, हाइड्रोलेसिस करते हैं एस्टर ईथर पेप्टाइड इन सारे बॉन्ड्स का, या फिर सी सी बॉन्ड, सी हेलाइड बॉन्ड और पी एन बॉन्ड। ये इंपॉर्टेंट है, पी एन बॉन्ड यहाँ पे भी होता है, ये इंपॉर्टेंट है याद रखना कि किन के बीच में होता है। फिर आते हैं लाइजेज एंजाइम, एंजाइम जो कैटेलाइज करते हैं फिर रिमूव करते हैं ग्रुप को सबस्ट्रेट से मैकेनिज्म द्वारा हाइड्रोलिसिस के अलावा किसी और तरीके से, दैट आर लाइजेज एंजाइम, और डबल बॉन्ड्स को छोड़कर, लिविंग डबल बॉन्ड। फिर आते हैं आइस, सबकी कंडीशंस याद रखनी क्योंकि क्वेश्चन कंडीशन से ही पूछे जाते हैं। फिर आते हैं आइसोमेरेज, आइसोमेरेज क्या होते हैं, वो सारे एंजाइम जो कैटेलाइज करते हैं, इंटर कन्वर्जन्स करते हैं ऑप्टिकल और ज्योमेट्रिकल पोजिशनल आइसोमर्स का। ये पोजिशनल आइसोमर्स, स्टीरियो आइसोमर्स सब केमिस्ट्री के पार्ट हैं, सब वहाँ पढ़ते हैं तो सबको आती हैं ऑब्वियसली। तो सारे एंजाइम इंक्लूड ऑल एंजाइम जो कैटेलाइज करते हैं, इंटर कन्वर्जन कराएंगे उसको ऑप्टिकल, ज्योमेट्रिकल या पोजिशन, जो बेसिकली आइसोमर्स बनवा रहे हैं। फिर आते हैं लाइगेज, ऐसे एंजाइम होते हैं जो 2 कंपाउंड्स को जोड़ते हैं, लाइगेट करते हैं, दैट इज जैसे हम वहाँ पे पढ़ेंगे जब हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए पढ़ेंगे, दैट इज कि लाइगेज के थ्रू यहाँ पे हमने इनको जोड़कर रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया। तो लाइगेज ऐसे एंजाइम होते हैं जो 2 एंजाइम्स को, 2 कंपाउंड को जोड़ दे, तो विच कैटेलाइज द ज्वाइनिंग ऑफ CO, CS, CN, PO एक्सेट्रा बॉन्ड्स। नो कोफैक्टर्स, व्हाट आर कोफैक्टर्स, कोफैक्टर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। एंजाइम आर कंपोज ऑफ 1 और सेवरल पॉलीपेप्टाइड चेन, एंजाइम के पास एक या एक से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड चेंज होती हैं। नंबर ऑफ केसेस होते हैं जिसमें नॉन प्रोटीन क्या बनाते हैं, कोफैक्टर्स बनाते हैं, और वो एंजाइम से जुड़े होते हैं ताकि जो एंजाइम की कैटालिटिक एक्टिव है पावर है उसे एक्टिव कर सकें। इस इंस्टेंस में जो प्रोटीन पोर्शन होता है एंजाइम का उसे कहा जाता है एपो एंजाइम। कौन सा पोर्शन, एपो एंजाइम। तो एंजाइम है, एंजाइम का एक प्रोटीनिशियस पोर्शन है उसे कहा गया एपो एंजाइम, ठीक है। तो बेसिकली जो एंजाइम्स होते हैं उसमें जो प्रोटीन पोर्शन होता है उसे कहते हैं एपो एंजाइम। 3 टाइप के कोफैक्टर मिलते हैं, दैट इज प्रोस्थेटिक ग्रुप, कोएंजाइम एंड द मेटालाइंस। क्या क्या मिलता है, 3 टाइप्स के कोफैक्टर्स मिलते हैं, प्रोस्थेटिक ग्रुप, कोएंजाइम्स एंड द मेटालिकाइंस। ये जो कोफैक्टर्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्यों, क्योंकि एंजाइम को कैटालिटिकली एक्टिव यही बनाते हैं। बेसिकली जो प्रोस्थेटिक ग्रुप्स हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, उनको डिस्टिंग्विश किया जाता है दूसरे कोफैक्टर्स के किस बेसिस पे, कि वो टाइटली बाउंड हो जाते हैं एपो एंजाइम, दैट इज प्रोटीनिशियस पार्ट से। तो बेसिकली एंजाइम के 2 पार्ट हो गए, जिसे मैं एक डायग्रामेटिकली ड्रॉ करके बताती हूँ। देखो ये एंजाइम है, एंजाइम के 2 पार्ट हुए, एक प्रोटीनिशियस पार्ट, दूसरा कोफैक्टर्स, ठीक है। तो अब जो प्रोटीनिशियस पार्ट है उसे कहते हैं एपो एंजाइम, और कोफैक्टर्स हम पढ़ रहे हैं 3 टाइप के, कौन कौन से, पहला प्रोस्थेटिक ग्रुप, फिर दूसरा है हमारा कोएंजाइम्स, और तीसरा है हमारा मेटालिकाइंस। तो सबसे पहले हमने पढ़ा प्रोस्थेटिक ग्रुप। प्रोस्थेटिक ग्रुप वो ग्रुप है जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, इसके अंदर बेसिकली इस प्रोस्थेटिक ग्रुप में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आते हैं जो डिस्टिंग्विश हैं दूसरे से, कैसे कि ये टाइटली बाउंड हो जाते हैं एपो एंजाइम, दैट इज प्रोटीनिशियस पार्ट से, जैसे कि पर ऑक्सीडेज और कैटालेज, जो कैटालाइज करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं हाइड्रोजन पर ऑक्साइड को वाटर और ऑक्सीजन में, दैट इज पर ऑक्सीडेज एंड कैटालेज। और हीम प्रोस्थेटिक ग्रुप है एंड इट इज़ अ पार्ट ऑफ द एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम। तो किसके एग्जाम्पल्स हुए, प्रोस्थेटिक एग्जाम्पल। नेक्स्ट है हमारा कोएंजाइम। कोएंजाइम्स भी क्या होते हैं, वो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं हमारे कोएंजाइम्स, लेकिन ये लिखा है कोएंजाइम आर ऑर्गेनिक कंपाउंड, लेकिन इनका जो एसोसिएशन होता है एपो एंजाइम दैट इज प्रोटीनिशियस के पार्ट के साथ, वो ट्रांजिएंट होता है, टेम्परेरी होता है, यूजुअली अकरिंग ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ कैटालिसिस। ये सिर्फ कैटालिसिस के टाइम पे ही ऐसा होता है। फर्दर मोर जो कोएंजाइम्स हैं वो कोफैक्टर्स का काम भी करते हैं बहुत डिफरेंट एंजाइम्स के थ्रू अलग अलग रिएक्शंस में।
जो एसेंशियल्स केमिकल कंपोनेंट हैं बहुत सारे कोएंजाइम जैसे कि वाइटामिन्स, जैसे कि कोएंजाइम निकोटीन, एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड और NADP, इसमें विटामिन नियासिन होता है। तो ये इंपॉर्टेंट है। इसके एग्जाम्पल कौन कौन से कोएंजाइम्स हुए हैं यहाँ पे? निकोटीन, निकोटिनामाइड, एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड दैट इज NAD और NADP, इनके अंदर विटामिन नियासिन होता है। नंबर ऑफ द एंजाइम रिक्वायर मेटल आइंस। अब बहुत सारे एंजाइम्स हैं जिनको मेटल आइंस की ज़रूरत पड़ती है अपनी एक्टिविटी को करने के लिए, कोऑर्डिनेट करने के लिए, जो क्या बनाते हैं बेसिकली कोऑर्डिनेशन बॉन्ड्स बनाते हैं with the side chains of the active site and at the same time from one or more coordination bond with the substrate। तो बेसिकली कैसे काम करते हैं? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं एक्टिव साइड के साथ, दूसरी साइड बनाते हैं ये सबस्ट्रेट के साथ। जैसे कि जिंक जो है कोफैक्टर है किस चीज़ के लिए? प्रोटीलिटिक एंजाइम कार्बोक्सीपेप्टिडेज। कार्बोक्सीपेप्टिडेज एक एंजाइम है जो रिएक्शन करवाएगा, उसके लिए जिंक उसका क्या है? कोफैक्टर है। और वो कोफैक्टर क्यों चाहिए? वो भी कौन से टाइप का है? मेटेलिक आयन का है, क्योंकि वो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाएगा। किसके साथ बनाएगा? एक तरफ बन जाएगा सबस्ट्रेट के साथ बनाएगा जिसको प्रोडक्ट में बनाना है, दूसरी तरफ बन जाएगा एंजाइम की एक्टिव साइड के साथ। तो ये ऐसे काम करता है। कैटालिटिक एक्टिविटी इज लॉस व्हेन द कोफैक्टर इज रिमूव। कैटालिटिक एक्टिविटी जो होती है वो रिमूव्ड हो जाती है, वो ख़त्म हो जाएगी जब कोफैक्टर को रिमूव कर देंगे एंजाइम से। विच टेस्टिफाई दैट दे प्ले अ क्रूशल रोल इन द कैटालिटिक एक्टिविटी ऑफ द एंजाइम। तो यहाँ से ये जस्टिफिकेशन मिलता है कि ये टेस्टिफाई होता है कि जो कैटालिटिक एक्टिविटी है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंजाइम की, और वो किसके वजह से आती है? इनके कोफैक्टर्स की वजह से आती है। तो बेसिकली इसमें एंजाइम वाले पोर्शन में हमने क्या देखा कि जो एंजाइम है हमारे उसको दो पार्ट में बांट देते हैं, ठीक है। एक होता है एपो एंजाइम दैट इज़ प्रोटीनेशियस पार्ट, और को फैक्टर्स, हमारे सारे को फैक्टर्स जो 3 टाइप के हैं। प्रोस्थेटिक ग्रुप हुआ, कोएंजाइम हुए, एंड इधर हुआ मेटेलिक आयन। हमने सारे एग्जाम्पल देख लिए। अब ये एपो एंजाइम सिर्फ प्रोटीनेशियस पार्ट होता है, और जब एपो एंजाइम और को फैक्टर्स को हम बात करें दोनों को, तो इन दोनों को मिला के कहा जाता है होलो एंजाइम। तो ये क्वेश्चन तुम्हें मिलेगा PYQ में जब तुम सॉल्व करोगे कि होलोजाइम क्या होता है और एपोजाइम क्या पार्ट है एंजाइम का, तो ये क्वेश्चन तुम्हें वहाँ मिलेगा। तो एंजाइम का प्रोटीनेशियस पार्ट एपो एंजाइम और प्रोटीनेशियस पार्ट प्लस को फैक्टर्स मिला के दैट इज होलो एंजाइम, पूरा एक एंजाइम। नाउ मूविंग टुवर्ड समरी। समरी क्या होती है? ऑल्दो देयर इज़ अ bewildering डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। समरी क्या होती है? मतलब समरी बची है, समरी कंप्लीट करनी है अब हमें। हमारा चैप्टर कंप्लीशन की तरफ है, बिना समरी के हमारा चैप्टर कभी कंप्लीट नहीं होता, तो दैट इज़ वाई समरी इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। Although there is a bewildering diversity of living organisms, their chemical composition and the metabolic reaction appear to be remarkably similar। कि इतने डाइवर्सिटी है तब भी जो केमिकल और कंपोजिशन है, मेटाबॉलिक रिएक्शन है, वो रिमार्केबली सिमिलर मिलते हैं। जो एलिमेंटल कंपोजिशन है लिविंग टिश्यू का और नॉन लिविंग मैटर का अपियर ऑल्सो टू बी सिमिलर, जब उसको एनालाइज किया गया, हमने स्टार्टिंग में पढ़ा इंट्रोडक्शन में। हाँ, वह जब क्लोजर एग्जामिनेशन करते हैं तो वहाँ पे सिर्फ अबेंडेंस दिखाई दे कि किसकी अबेंडेंस ज़्यादा है कौन नहीं। तो अबेंडेंस ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इज हायर इन लिविंग। तो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की अबेंडेंस ज़्यादा थी लिविंग सिस्टम में जब उसको कंपेयर किया गया नॉन लिविंग मैटर से। द मोस्ट अबेंडेंट केमिकल जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म का वो क्या है? वाटर। देयर आर द थाउजेंड्स ऑफ स्मॉल मॉलिकुलर वेट, जिनका वेट लेस देन 1000 डेल्टन है, उनको बायोमॉलिक्यूल्स, ठीक है। अमाइनो एसिड्स, मोनोसेक्राइड एंड डाइसेक्राइड, शुगर, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोसाइड, नाइट्रोजन बेसिस आर सम अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड सीन इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ये सब भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में देखे जाते हैं। देयर आर 20 टाइप्स के अमीनो एसिड होते हैं, 5 टाइप के न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। फैट और ऑयल बेसिकली ग्लिसराइड्स होते हैं, जिसमें फैटी एसिड एस्टरीफाइड होते हैं ग्लिसरॉल के साथ। देखो अब ये लाइन यहाँ मिल गई। तो 20 टाइप के अमीनो एसिड्स हैं, 5 टाइप के न्यूक्लियोटाइड हैं। तो फैट और ऑयल जो होते हैं वो ग्लिसराइड्स होते हैं। क्या होता है? वो बेसिकली फैटी एसिड को एस्टरीफाई कर दिया गया है ग्लिसरॉल के साथ, ग्लिसरॉल में, तो वो बन गया फैट और ऑयल। फॉस्फोलिपिड्स में क्या आ जाता है? फॉस्फोराइलेटेड ग्रुप ऐड हो जाता है। ओनली 3 टाइप ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल से 3 टाइप के मैक्रोमोलिक्यूल मिलते हैं। हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा कि वहाँ देखे गए 4 जो मिले थे हमें रिटर्न, उसमें किसमें? इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, पॉलीसेक्राइड एंड लिपिड। लेकिन लिपिड स्ट्रिक्टली मैक्रोमोलिक्यूल नहीं होता, जिसका रीज़न हमने पढ़ा था। तो बेसिकली 3 टाइप के मैक्रोमोलिक्यूल है, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड एंड पॉलीसेक्राइड्स, जो लिविंग सिस्टम में मिलते हैं। लिपिड्स, उनका एसोसिएशन होता है मेम्ब्रेन के साथ, वो सेपरेट कर जाते हैं मॉलिक्यूलर फ्रैक्शन में, इसलिए वो बस मिलते हैं, लेकिन स्ट्रिक्टली मैक्रोमोलिक्यूल नहीं है। जो बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स वो पॉलीमर्स होते हैं। बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स आर द पॉलीमर, दे आर मेड अप ऑफ बिल्डिंग ब्लॉक्स विच आर डिफरेंट। प्रोटीन आर द हेट्रोपॉलीमर्स, प्रोटीन हेट्रोपॉलीमर्स हैं जो अमाइनो एसिड्स के बने हैं। न्यूक्लिक एसिड दैट इज RNA DNA, ये न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं? बताया था, नाइट्रोजन बेस प्लस फॉस्फेट प्लस शुगर।
बायो मैक्रोमोलिक्यूल है वह हायरार्की स्ट्रक्चर्स, उनके हायरार्की ऑफ स्ट्रक्चर्स होते हैं, पहले प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, देन क्वाटरनरी। फिर न्यूक्लिक एसिड आते हैं जो जेनेटिक मटेरियल का काम करते हैं। पॉलीसेक्राइड्स बेसिकली कंपोनेंट है सेल वॉल का प्लांट में, जिसका हमने देखा था सेल्यूलोज जो होमोपॉलीमर था। फिर हमने देखी फंजाई जो काइटिन में मिलती है, ऑल्सो ऑफ द एक्सोस्केलेटन ऑफ द आर्थ्रोपोड्स। दे ऑल्सो आर द स्टोरेज फॉर्म द एनर्जी फॉर्म, एनर्जी को स्टोर करने की फॉर्म है लाइक स्टार्च एंड ग्लाइकोजन। प्रोटीन सर्व एज अ वेराइटी ऑफ सेलुलर फंक्शंस, प्रोटीन के बहुत सारे सेलुलर फंक्शंस हैं, मैनी ऑफ देम, बहुत सारे इसमें से एंजाइम होते हैं, कुछ एंटीबॉडीज़ होती हैं, कुछ रिसेप्टर्स होते हैं, कुछ हार्मोन्स होते हैं, एंड सम अदर आर द स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स। कोलेजन एक मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन है एनिमल वर्ल्ड का, वहीं पर रुबिस्को जो है वो पूरे बायोस्फीयर का है। एंजाइम आर द प्रोटीन विच कैटेलाइज बायोकेमिकल रिएक्शन, तो एंजाइम क्या है, वो प्रोटीन है जो कैटेलाइज करते हैं बायोकेमिकल रिएक्शन को सेल्स में। राइबोजाइम्स क्या है, न्यूक्लिक एसिड है जो कैटालिटिक पावर होती है जिनके पास। प्रोटीनेशियस एंजाइम एग्जिबिट द सबस्ट्रेट स्पेसिफिसिटी, मतलब वो सबस्ट्रेट के लिए स्पेसिफिक हैं, उनको ऑप्टिमम टेम्परेचर पीएच चाहिए होता है अपना मैक्सिमम एक्टिविटी शो करने के लिए। दे आर डीनेचर हो जाते हैं हाई टेम्परेचर पे। एंजाइम की लोअर एक्टिवेशन एनर्जी हो जाती है जब उनको, बेसिकली एंजाइम क्या करते हैं, जो रिएक्शन परफॉर्म होनी है उसकी एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देते हैं और क्या बढ़ाते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देते हैं। न्यूक्लिक एसिड कैरी करते हैं हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन को जो पास होती है पेरेंटल जनरेशन टू प्रोजेनी। तो यहाँ पे हमारा पूरा बायोमोलिक्यूल्स ख़त्म हो गया है। हमने इसकी एक एक लाइन को पूरा अच्छे से समझा है कि क्या लाइन क्या कहना चाहती है, और मैंने हर लाइन में बताया कि हाँ भाई यहाँ से क्वेश्चन आए हैं, PYQs आए हैं, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी चीज़ें लाइनें हर इम्पॉर्टेंट है, NCERT की तो वैसे हर लाइन ही इम्पॉर्टेंट है, हर जगह से क्वेश्चंस आते हैं। तुम कुछ नहीं कह सकते कि वो कहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन दे दे, और समरी से भी क्वेश्चन आ ही जाते हैं, और कुछ लाइन ऐसी मेंशन होती है जो आगे मेंशन नहीं होती, इसलिए समरी भी इंपॉर्टेंट होती है। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को दोबारा देख लेना, इन केस कोई डाउट हो तुम्हें, देखना नहीं तब भी समझ आए कमेंट में मेंशन कर देना, आई विल ट्राई टू सॉल्व इट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।